दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न जिनको लोक सेवा आयोग अपनी विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट करता रहा है। तो ऐसे कौन से गोल्डन प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले एक स्टोरी सुने, तब ये प्रश्न बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दरअसल में आपने एक कहानी सुनी होगी यम और नचिकेता के। उस कहानी को समझें तो इसका उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा। दरअसल में नचिकेता के पिता के पास बहुत सारे जानवर थे और लोगों को वो दान देते चले जा रहे थे। नचिकेता अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था, उनको चाहता था। तो पिताजी की ये हरकत को देखकर उसे अच्छा ना लगा और गुस्से में अपने पिताजी के पास जाकर बोला कि पिताजी हमको किसे दान दोगे, यानी सब कुछ दान दे रहे हो तो हमको किसे दान दोगे। तो यम जो नचिकेता के पिता थे उन्होंने कहा हम तुमको यम को दान देंगे। इतना सुनते ही नचिकेता सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं। अब जब वहां पर पहुंचते हैं तो वहां तो इनका भी समय भी नहीं पूरा हुआ था, तो यम और नचिकेता के बीच एक संवाद होता है और उसी में यानी उसी उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की जाती है। तो दोस्तों ये कठ उपनिषद है जिसमें यम नचिकेता के बीच संवाद होता है। आइए इसकी व्याख्या भी हम लोग देख सकते हैं। उपनिषदों में जीवन और मृत्यु, आत्मा और ब्रह्म आदि की चर्चाएं मिलती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा यानी कठ उपनिषद, कठ शाखा की उपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से जीवन और मृत्यु संबंधी तथ्यों का विवरण प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार की आधुनिकीकरण का श्रेय किसे जाता है। दरअसल में ये प्रश्न उत्तर वैदिक काल का है, ये लिखा भी है। उत्तर वैदिक काल में उस समय का है जब लोहे का प्रयोग होने लगा था, यानी अब लोहा कृषि के साथ साथ पेड़ों को काटने के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। तो सरस्वती नदी से गौतम रावगढ़ और विदय माधव और उनके पुरोहित गौतम रावगढ़ सरस्वती नदी से चलकर, यानी ये सरस्वती नदी वर्तमान में कहाँ पड़ेगी, तो ये घग्घर के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं हरियाणा और राजस्थान के बीच में पड़ेगी। तो वहाँ से चलकर उत्तर प्रदेश होते हुए कहाँ पहुँचे, बिहार पहुँचे। और जाहिर सी बात है उस दौरान उत्तर प्रदेश का जो गंगेटिक क्षेत्र था इसके आसपास बहुत जंगल रहा होगा। तो ये कहा जाता है कि विदय माधव अपने पुरोहित गौतम रावगढ़ के साथ सरस्वती नदी से चलकर जंगलों को काटते हुए, आग से जलाते हुए, यानी जंगल को साफ करते हुए वो कहाँ पहुँचे, बिहार पहुँचे, यानी सदानीरा नदी के पास, जिसको वर्तमान में गंडक कहते हैं। और दोस्तों इसी गंडक को आर्यों की पूर्वी सीमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो विदय माधव उत्तर सही होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर वैदिक युग में या उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार में आधुनिकीकरण का श्रेय किसको जाता है, विदय माधव को। शतपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख मिलता है। पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है, हमने बताया कई बार रिपीटेड प्रश्न है, जिसमें ये कहा गया है कि विदय माधव और गौतम रावगढ़ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण।
के अनुसार विदय माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ सरस्वती नदी से सदा नीरा यानी जिसमें पानी सदैव हो, और वर्तमान में उस नदी का नाम है गंडक। तो गंडक नदी के तट पर गए थे और गंडक को ही आर्यों की उत्तर वैदिक काल में पूर्वी सीमा मान ली जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। होमो इरेक्टस। दोस्तों अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने YouTube चैनल में विस्तार से बताया है, आप वहाँ जाकर निःशुल्क पढ़िए, उसका कोई शुल्क नहीं है, सारी वीडियो एक साथ पड़ी हुई है और वो भी क्रम से हैं। देखिए ये प्रश्न है होमो इरेक्टस। दरअसल में मानव की कई सारी प्रजातियां थीं, जिससे आज जो आधुनिक मानव है वो डायरेक्ट नहीं हो पाया। जाहिर सी बात है उनका एक क्रमिक विकास था, जैसे डायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। तो ये होमो इरेक्टस की बात है। और क्रोमैग्नन, ऐसे कई सारे मानव हैं जिनको हमने अपने YouTube चैनल के पहली वीडियो में मानव के विकास में विस्तार से समझाया है। चलिए इसको देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल का मतलब है खोपड़ी का निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, यानी पूरे भारत में जो जीवाश्म है उनमें से एक ये स्थल होमो इरेक्टस का है। तो दोस्तों इसमें नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा से प्राप्त हुआ है। कभी कभार अगर ये ऑप्शन नहीं रहे तो ये होशंगाबाद सही हो जाएगा, लेकिन अगर हथनौरा दे रहा है तो ये ज़्यादा अनुकूल माना जाएगा। तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो को देखकर वहाँ से विस्तार से सारे मानव के बारे में वहाँ पर हमने क्रम से समझाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण काल युग में, यानी नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं, गुफा निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं। वैसे गुफाओं में रहने के साक्ष्य हर समय मिले हैं, लेकिन ये कब का पूछा जाता है, नवपाषाण काल में। और दोस्तों नवपाषाण काल के जो स्थल हैं इसमें दो हैं, बुर्जहोम और गुफकुराल, और ये दोनों कहाँ हैं, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोंदी क्षेत्र नहर के द्वारा जुड़ा था। दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में हमने विस्तार से वहाँ पर समझाया है अपने YouTube चैनल पे, वहाँ जाके समझिए, एक एक क्रम से बताया गया है। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ये कहा गया है कि लोथल जो कि गुजरात में स्थित था, वहाँ से एक गोंदीवाड़ा मिला है, यानी डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड का मतलब होता है वो स्थल जहाँ पर समुद्री जहाज का ठहराव स्थल होता है, जहाँ पर रोके जाते हैं। तो ऐसी जगह कहाँ पर है, तो वो पूछा गया है वो किस नदी से जुड़ा हुआ था, तो वो था भोगवा नदी। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके आप विस्तार से वहाँ पे समझिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृत के निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार के अंतिम रूप की पहचान की गई है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और कब का पूछा गया है, उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा के पतन के बाद की बात पूछी जा रही है। तो ये थे गेरुई मृदभांड। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि आर्यों के आगमन के साथ ही ये गेरुई मृदभांड का उपयोग होने लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार करिए। दोस्तों अगर सिंधु सभ्यता के पशुओं के बारे में पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में लगभग ज़्यादातर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनमें से एक नहीं मिला है जिसको हम शेर कहते हैं। जबकि बाघ का मिला है, सब चीज़ का मिला है, लेकिन शेर का साक्ष्य नहीं मिला है।
अगर गाय के बारे में पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में क्या गाय थी, तो गाय थी, लेकिन उसका साक्ष्य कोई नहीं मिला है। तो फिर गाय कैसे थी समझिएगा, क्योंकि कुबड़ वाला बैल मिला है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि गाय जरूर रही होगी। तो ये प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। YouTube चैनल पे जाके वहाँ पे पढ़िए विस्तार से, तब आप समझ पाएंगे। नहीं हर बार क्वेश्चन हल करते करते आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बैल, हाथी, गेंडा, ये सारे के सारे जानवर, इसमें सिंह नहीं है। अगर सिंह लिख देता तो वही जो है क्या हो जाता, नहीं था। तो ये सिंधु सभ्यता में नहीं था। तो जाहिर सी बात है 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर बैल, हाथी, बाघ, भैंसा, घोड़ा, कछुआ, गधे, खरगोश, लगभग सबकी आकृतियाँ यहाँ पर सिंधु क्षेत्र में मिली हैं, लेकिन शेर की आकृतियाँ नहीं मिली हैं, यानी बाघ मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? तो ये है वेदांग ज्योतिष जो है लगध मुनि थे। तो दोस्तों YouTube पे जाइएगा, वहाँ से क्रम से वीडियो आपको मिल जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। महिष्मती नगर, ठीक है ना, यानी उज्जैनी वाला क्षेत्र है, किस महाजनपद में स्थित था? तो ये कहाँ पर था? ये अवंती, यानी यहीं पर उज्जैन था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनके नाम पूछ लिया जाता है कि वो कौन कौन थे। तो 6 महाजनपद हैं और 6 में से बौद्ध काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग ने गंगा घाटी में क्या किया, क्रांतिकारी परिवर्तन को जन्म दिया। अब इसको भी हमने विस्तार से वहाँ पे समझाया है। वो नगर कौन थे ये जरूरी है। तो इसमें चंपा, राजगृह, तीसरा श्रावस्ती, चौथा मथुरा, 5वां कौशाम्बी और 6वां वाराणसी था। और इनमें कुशीनगर और पावा का उल्लेख नहीं मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि चंपा है, ठीक है ना, चंपा है, राजगृह है, श्रावस्ती है, मथुरा है, कौशाम्बी है और वाराणसी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। त्रिपिटकों में कौन सा बुद्ध के सौमिक नहीं, इसमें मौलिक होना चाहिए, मौलिक नाम था? तो मौलिक का मतलब होता है मूल। तो मूल नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। बुद्ध का मौलिक नाम, यहाँ ये मौलिक लिखा होना चाहिए, सिद्धार्थ था। उनका गोत्र गौतम था और उन्होंने बोधिसत्व, यानी बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। प्राप्त के बाद बुद्ध से कहा गया कि ज्ञान प्राप्त के बाद उनका एक अन्य नाम तथागत पड़ गया। तथागत का अर्थ है वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले, यानी सत्य से ज्ञान के ज्ञान जिसका बुद्ध। अच्छा ये बुद्ध के जीवन से जुड़ा निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था, ज्ञान गया में प्राप्त हुआ था, लेकिन उपदेश कहाँ दिया था, मृगदाओं में, ठीक है ना। इसी को सारनाथ भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों में अभिधम्म पिटक की कथा वस्तु की रचना किसने की है? तो इसके रचनाकार कौन है, मोगलपुत्र तिष्य। एक लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का उल्लेख है? तो ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, पूछा गया है। तो इनमें से है समराक्षित कहा, ठीक है ना। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यान में देते हुए इनको अच्छे से चिंतन कर लीजिए। क्वेश्चन कई बार
लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं, इसलिए लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पर हर टॉपिक पे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर कोई वीडियो ना हो। तो अभी लगातार बना रहे हैं, यदि आप लोग देखते हैं तो उस पर हम और वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।